बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर बालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हम विगत कक्षा में रूपक अलंकार को पढ़ रहे थे। मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व में हमने रूपक अलंकार को पढ़ा। रूपक अलंकार में हमने रूपक के 3 भेद पढ़े हैं। पहला भेद जिसको हमने कहा सांग रूपक, नाम दिया अंगों सहित जिसमें रूपक हो वो सांग रूपक कहलाता है। दूसरा भेद जिसको मैंने नाम दिया निरंग रूपक, जिसको कहा जाता है निरंग रूपक। और तीसरा भेद जिसको कहा जाता है पारंपरिक रूपक, अर्थात एक रूपक में दो रूपक, एक उपमेय के 2 उपमान हो वो पारंपरिक रूपक कहलाते हैं। इसके अलावा एक अन्य भेदों में मैंने आपको बताया था अभेद भेद, अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अलंकारों की बात करें तो अधिकतर प्रश्न जो है अलंकारों में से रूपक और उत्प्रेक्षा इसमें से लिए जाते हैं। आज हम सांग रूपक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पूर्व में आपको सांग रूपक के बारे में बता दिया कि जब उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप लगाया जाए, या यूं कहूं कि उपमेय पर उपमान के आरोप के साथ साथ उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का भी आरोप हो, वो सांग रूपक अलंकार कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निरंग क्या है। सांग में तो हो गया अंग सहित, और निरंग में मतलब अंगों में रूपक नहीं होगा। इसका मतलब कि केवल उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वो निरंग रूपक होगा। निरंग रूपक में क्या होगा कि केवल उपमेय में उपमान का आरोप लगे। वास्तविक रूपक जिसको कहते केवल का आरोप लगाया जाए वहां निरंग रूपक होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है, जहां केवल उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाए वो निरंग रूपक होता है। एक उदाहरण देखिएगा। उदाहरण में मैं आपको बताता हूं, चरण सरोज पखारन लागा, ये एक उदाहरण है। चरण सरोज पखारन लागा, आप यहां देखिएगा, ये एक उदाहरण है। और इस उदाहरण में आप देखेंगे कि केवल यहां ही रूपक होता है। उपमेय में जो ये उपमेय है, इस उपमेय पर किसका आरोप? उपमान का आरोप लगाया गया। कमल रूपी चरण बताया गया। जब चरणों को कमल का आरोप लगा दिया जाए, चरणों पर कमल का आरोप लगाया जाए तो वहां निरंग रूपक होता है। जबकि मैंने आपको सांग रूपक और निरंग रूपक में अंतर बताते हुए बताया था कि सांग रूपक में उसके अंगों का भी रूपक होता है। जैसे अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ऐसा उदाहरण मैंने आपको पूर्व में दिया। उदाहरण नंबर 2 देख करके आप देखिएगा, स्पष्ट कर देता हूं कि उर अंकुरित गर्भ तरु भारी, उर अंकुरित गर्भ तरु भारी। आप इस उदाहरण को देखते हैं तो यहां भी कहीं ना कहीं निरंग रूपक होता है। यहां उर अंकुरित गर्भ तरु भारी, कि उर जो है हृदय में जब अंकुरित होता है गर्भ तो वृक्ष के समान भारी हो जाता है। तो ऐसी पंक्तियां जो है कहीं ना कहीं निरंग रूपक जो है वहां प्रदर्शित करती है।
यदि निरंग रूपक की ओर बात करें, निरंग रूपक कौन कौन से अलंकारों में होता है, निरंग रूपक कहाँ कहाँ है, निरंग रूपक किस किस पे विद्यमान होता है, तो निरंग रूपक का एक उदाहरण और आता है जिसमें उन्होंने निरंग रूपक को बताया। जैसे कि मैंने लिखा मुख कमल, यहाँ भी निरंग रूपक होगा क्योंकि इसमें वास्तविक रूपक का प्रभाव देखने को मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं परंपरित रूपक की। परंपरित रूपक में क्या होता है कि इस रूपक में दो रूपक होते हैं। परंपरित रूपक, इस रूपक में दो रूपक होते हैं, अर्थात एक रूपक का कारण होता है, दूसरा रूपक जो है उसका आधार होता है। मैं यूं कहूं तो इस में दो रूपक अलंकार विद्यमान होते हैं, अलंकार होते हैं। पहला रूपक कारण होता है और दूसरा रूपक उसका आधार होता है। याद रखिएगा, दूसरा रूपक क्या होता है, आधार होता है। इस तरीके से इसमें दो रूपक विद्यमान होते हैं। एक रूपक दूसरे रूपक से परंपराबद्ध होते हैं। एक रूपक क्या होता है, ये एक रूपक यूं कहूं तो एक रूपक दूसरे रूपक से परंपराबद्ध होता है। याद रखिएगा कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा कि प्रेम अतिथि खड़ा द्वार पे, हृदय कपाट खोल दो तुम। उदाहरण मैंने बोला कि प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम। प्रेम अतिथि, प्रेम रूपी आगंतुक, प्रेम रूपी अतिथि जिसकी कोई तिथि तय न हो, ये प्रेम अतिथि जो है आपके द्वार पर खड़ा है, ये हो गया कारण। पहला रूपक प्रेम रूपी अतिथि, मैंने आपको पूर्व में बताया है कि इसमें दो रूपक होते हैं। एक रूपक का कारण होता है, दूसरा रूपक का आधार होता है, या यूं कहूं तो एक रूपक दूसरे रूपक से परंपराबद्ध होते हैं। तो प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा है, ये इसका कारण है। पहला रूपक क्या होगा, कारण होगा। दूसरा रूपक है हृदय रूपी कपाट, हृदय रूपी दरवाजा। प्रेम और हृदय दोनों का आंतरिक संबंध है, दोनों के मध्य बहुत ही अच्छा संबंध है कि हृदय जो है वो प्रेम का आवास है। प्रेम जो है वो प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भूत होता है हृदय से। हृदय पे ही प्रेम निवास करे तो हृदय रूपी दरवाजे को खोलेंगे तभी प्रेम रूपी अतिथि वहां प्रवेश कर पाएगा। तो पहला इसका कारण है रूपक प्रेम रूपी अतिथि, दूसरा इसका आधार है। इस तरीके से इसको परंपरित रूपक कहा जाता है। अगला उदाहरण यदि हम बताएं तो देखिएगा, वह छोटा सा शिशु है मेरा, वह छोटा शिशु है मेरा।
वह छोटा शिशु है मेरा, जीवन निशित का शुक्र सवेरा। जीवन निशिका शुक्र सवेरा। जीवन निशिका शुक्र सवेरा। वह छोटा शिशु है मेरा, जीवन निशिका शुक्र सवेरा। एक पंक्ति यह होती है, इसमें भी आप देखिएगा, जीवन रूपी रात्रि का प्रभात रूपी सवेरा, शुक्र सवेरा, श्वेत सवेरा जो है वो एक बालक जो है उसके लिए बताया। तो एक रूपक है, जीवन निशि जो है वो कहीं ना कहीं कारण होता है, छोटा शिशु जो है वो आधार होता है। इस तरीके से परंपरित अलंकार जो होता है, रूपक परंपरित रूपक अलंकार जो है इस तरीके से व्याख्यायित होता है। यदि आगे की बात करें वो उदाहरण देखते हैं तो आप देखिएगा कि काल कीट जीवन प्रसून्न को क्रमशः कर्तन करता। काल कीट उदाहरण एक और देखिएगा, काल कीट, काल रूपी कीड़ा, काल कीट जीवन प्रसून्न को, प्रसून्न कहते हैं पुष्प को, काल कीट जीवन प्रसून्न को क्रमशः कर्तन करता। क्रमशः कर्तन करता। देखिएगा यहां भी काल रूपी कीड़ा जीवन रूपी पुष्प को नष्ट करने की बात कही है, तो दो रूपक यहाँ हुए, इसलिए परंपरित रूपक इसको कहा जाता है। अगले उदाहरण देखते हैं। बात करता हूं अन्य वेदों में अभेद रूपक। अभेद रूपक में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभेद वास्तविकता में निरंग रूपक है। अभेद का मतलब है उपमेय पर उपमान का आरोप लगाना अभेद है। जैसा निरंग की परिभाषा है सेम जो है अभेद की है। निरंग रूपक वह रूपक होता है जिसमें कि उपमेय पर केवल उपमान का आरोप लगाया जाता है, उसके अंगों का आरोप नहीं होता। वैसे का वैसा अभेद में भी उपमेय पे उपमान का आरोप होता है, उसके अंगों का आरोप नहीं होता। लेकिन तद्रूप रूपक में क्या होता है, तद्रूप रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप लगाया जाता है, अर्थात आरोप भी कैसे, वहां दूजो या दूजा शब्द से जोड़ करके उसको द्वितीय प्रहर में बताया जाता है। जैसे एक कवि ने लिखा और कहा, अवधपुरी, अयोध्या जिसको कहते हैं प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, अवधपुरी अमरावती दूजी। अवधपुरी क्या है, अमरावती है। अमरावती क्या है, अवधपुरी है। आप यही बताइए। अमरावती है इंद्र की नगरी, इंद्र की पुरी, अर्थात जिसको हमने कहा ना स्वर्ग, वो इंद्रपुरी जो है वो अमरावती है। कि अवधपुरी अमरावती दूजी, दशरथ दूजो इंद्र मही पर। दशरथ दूसरा राजा है धरती पर, दूसरा, जैसे स्वर्ग में राजा इंद्र है वैसे अयोध्या का राजा भी इंद्र से कम नहीं है, इसलिए उन्होंने रूपक दिया। यही तद्रूप रूपक था कि अवधपुरी अमरावती दूजी, दशरथ दूजो इंद्र मही पर। इस तरीके से रूपक अलंकार आपका पूरा होता है। आज हमने रूपक अलंकार को पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में क्या है, अगला आता है उत्प्रेक्षा। अगली कक्षा में हम उत्प्रेक्षा अलंकार
प्रकार किसे कहते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और किस तरीके से उत्प्रेक्षा को हमें हल करना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्नों को, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।